मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मानव संसाधन। अब इसमें जनसंख्या संगठन पढ़ेंगे अपन। कल जनसंख्या परिवर्तन पढ़ा था कि जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। अब मैंने तुम्हें बताया था जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के द्वारा जनसंख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होता है। अब है जनसंख्या संगठन। अब इसमें देखो जनसंख्या संगठन क्या होता है कि जनसंख्या किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार की जनसंख्या वहां पे निवास करती है, किस प्रकार से क्या मतलब है कि वहां बच्चे अधिक हैं, किस आयु वर्ग की जनसंख्या वहां अधिक रहती है। वहां 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है, 0 से 14 वर्ष में बाल आयु वर्ग, दूसरा है 15 से 60 वर्ष, यानी व्यस्त आयु वर्ग है, युवा आयु वर्ग, ठीक है ना। और तीसरा है 60 से ऊपर, यह वृद्ध आयु वर्ग, ठीक है। कि किस प्रकार की जनसंख्या वहां पर अधिक रहती है, किस प्रकार की वहां पे कम रहती है, इसका अध्ययन आज अपन करेंगे। देखो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है, ठीक है। अब देखो इसमें यह बताया गया है कि जनसंख्या चाहे अधिक रहे चाहे कम रहे, लेकिन वहां पे विकास जरूरी नहीं है अधिक जनसंख्या रहेगी तो ही वहां विकास होगा, ठीक है। अब देखो जापान और बांग्लादेश दोनों अधिक जनघनत्व वाले या जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन जापान कितनी टेक्नोलॉजी में मतलब विकसित देश है, जबकि बांग्लादेश विकसित देश नहीं है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। देखो इसमें यह बताया गया है कि सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, उसमें आयु के अनुसार, बुद्धि का स्तर, शिक्षा के अनुसार, देखो लिंग के अनुसार उनमें अलग अलग विशेषताएं अलग अलग पाई जाती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सभी शिक्षित व्यक्ति ही समझदार होंगे या सभी अशिक्षित व्यक्ति असमझदार होंगे या मूर्ख होंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वहां की जनसंख्या संगठन में क्या पढ़ेंगे अपन कि वहां की जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई है, किस प्रकार के आयु वर्ग की जनसंख्या वहां अधिक रहती है, किस प्रकार का वहां आर्थिक विकास अधिक है या नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सब चीजों का अध्ययन अपन वहां की जनसंख्या से करते हैं। देखो इसमें ये एक वार्तालाप दे भी रखा है। एक मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ। कि सभी का अपना अलग अलग काम होता है, तो उसमें अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं। अब जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है, ठीक है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित हैं।
जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे ले भाग और में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखो एक 3 वर्ग बना रखे हैं इसमें आयु के अनुसार 15। देखो तो सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ग होता है वो ये होता है, ठीक है ना, वयस्क वर्ग। ये दोनों वर्ग इस पे ही डिपेंड होते हैं। वयस्क जो वर्ग 15 से 60 वर्ष की उम्र तक ही व्यक्ति काम अच्छे से कर सकता है, कोई भी काम वो कर सकता है। अब इनका आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे इनको एक पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है इसमें कि किस प्रकार से वो विकास करते हैं। देखो यह त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? देखो इसमें ये पूछ रहे हैं, यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। वह क्या है? यह एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को आयु वर्ग में दर्शाता है। देखो अब एक तरफ स्त्रियां दर्शा रखी हैं और एक तरफ पुरुष। तो इसमें जनसंख्या संगठन में कि आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, साक्षरता के आधार पे, शिक्षा आ गया, लिंग आ गया इसमें, और फिर स्वास्थ्य के आधार पे, और आगे आएगा इसमें व्यवसाय के आधार पे। व्यवसाय के आधार पे अपन जनसंख्या को बांट सकते हैं कि वहां पे किसी भी देश की जनसंख्या का, किसी भी देश का विकास अपन इन ही पहलुओं को अध्ययन करके करते हैं। तो देखो इसमें आयु के आधार पे किस प्रकार से, जहाँ पे किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जो ये जनसंख्या है ना, व्यस्त जनसंख्या, ये अधिक पाई जाएगी, उतना ही वो देश विकास करेगा या कार्यशील जनसंख्या यही है। इसलिए जिस देश में, जैसे अपन ने कल पढ़ा था जन्म दर मृत्यु दर पढ़ा था ना, तो अगर जन्म दर वहाँ अधिक है और मृत्यु दर कम है तो वो जनसंख्या बढ़ती है, अपन ने कल पढ़ा था ना। तो इसी प्रकार से जहाँ पे व्यस्त आयु वर्ग जो है वो अधिक पाया जाता है, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे विकास अधिक होते हैं। लिंग के आधार पे अब ये देखो, लिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह नहीं है कि जहाँ पे स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है वो अधिक विकसित राष्ट्र होते हैं, बल्कि जहाँ इनका अनुपात समान पाया जाता है या ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, इसमें जहाँ स्त्रियों की कम संख्या होती है वहाँ भी वो देश विकास नहीं कर सकता, और जहाँ पे पुरुषों की अधिक जनसंख्या होती है वहाँ भी वो देश विकास नहीं कर सकता। इसके बाद है साक्षरता कि शिक्षा का स्तर, किसी भी देश में शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही वो देश विकास करेगा, या उस जनसंख्या का औसत साक्षरता दर निकाली जाती है। जितनी अधिक साक्षरता दर होगी उतना ही वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो वहाँ किस प्रकार की हैं? अगर स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ अच्छी होंगी तो वहाँ जनसंख्या का जो एक प्रारूप है, बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और वृद्ध वर्ग, ये जनसंख्या समान अनुपात में पाई जाएगी। अन्यथा किसी भी अगर उसमें कमी होती है तो उस देश की फिर वो जनसंख्या पे इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव डालती है। अब अगला है व्यवसाय। इन सारों के आधार पे वो जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में वहाँ लगी हुई है, यह भी अपन को अध्ययन करना पड़ता है कि अगर वो जनसंख्या जैसे प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है या द्वितीय व्यवसाय में या तृतीय व्यवसाय में, तो इसके आधार पे भी वहाँ का विकास निर्धारित होता है। अब देखो जनसंख्या पिरामिड, इसको पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है। देखो ये दिखा रखा है इसमें, तो इसके 3 भाग, पहले तो ये 2 कलर दिखा रखे, ये स्त्रियों का और ये पुरुषों का। अब इसके आयु के अनुसार 3 भाग कर रखे हैं। देखो 14 वर्ष तक का, 14 से 60 वर्ष तक का, और 60 वर्ष से ऊपर जनसंख्या कम पाई जाती है। देखो इसमें जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के
लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। अब आश्रित लोग किसे कहेंगे? देखो, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते या जो व्यस्त वर्ग है ना, इस पे ही आश्रित हैं बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग। मतलब इनकी सेवा ये करते हैं कि देखो, बच्चा होता है 14 साल से पहले अपना कोई भी काम नहीं करने में सक्षम होता ना, वो हेल्प लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो जाता है तो उसका शरीर और दिमाग थोड़ा जैसे कमजोर होने लग जाता है, ये मानते हैं। सभी का तो नहीं होता, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। ठीक है, तो आश्रित वर्ग ये आएंगे, वृद्ध आयु वर्ग और बाल किससे आश्रित रहता है? व्यस्त वर्ग। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। देखो, ये जहाँ जैसे जन्म दर तो अधिक है, लेकिन जन्म लेने के बाद जो जिंदा बच्चे बचते हैं उनका प्रतिशत कम पाया जाता है। जो देखो, वृद्ध लोगों की संख्या उस देश में कम पाई जाती है। ठीक है, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। अब ये भारत का पिरामिड इस प्रकार से है। यहाँ देखो, बाल आयु वर्ग भी अधिक पाया जाता है, उसके बाद वयस्क भी और वृद्ध भी। ठीक है ना। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। जापान का अगर पिरामिड बनाएंगे तो देखो, जापान के लोगों की विश्व में सबसे अधिक उम्र बताई गई है। वहाँ वृद्ध लोगों का जो प्रतिशत है वो अधिक पाया जाता है जापान में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य और व्यवसाय ये सारे ही मतलब विकसित अवस्था में है। ठीक है ना। वहाँ पे लिंग अनुपात भी अधिक पाया जाता है, साक्षरता दर भी अधिक पाई जाती है वहाँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि लड़का लड़की में जैसे समानता ही रखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, खाने पीने पे ध्यान देते हैं। तो ये लोग जैसे 90-90 साल तक के आदमी स्वस्थ रहते हैं और उतने ही क्रियाशील रहते हैं वो। तो इस प्रकार का पिरामिड, जितनी उम्र होगी उतना ही ये पिरामिड बना के दिखा रखे हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। अब किसी भी जनसंख्या के लिए ये जो ये 4-5 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं कि जनसंख्या का संगठन, वहाँ किस प्रकार का आयु वर्ग है, किस प्रकार का लिंग अनुपात है या लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों की संख्या में भेद अधिक है या कम है। दूसरा, वहाँ पे साक्षरता का स्तर भी अच्छा जहाँ होगा वो देश उतना ही विकसित होगा, जहाँ पे साक्षरता की दर कम है वो उतने ही कम विकसित होते हैं। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा किस प्रकार की है। जैसे अभी अपन ने जापान का उदाहरण पढ़ा है, जापान में ये सारी सुविधाएं अच्छी या विकसित अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पे वृद्ध लोगों की संख्या भी अधिक है। दूसरा, जहाँ ये कल भी बताया था मैंने और आज भी बता रही हूँ कि जहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान होंगी तो जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, न बढ़ती है न घटती है। लेकिन अगर जन्म दर वहाँ पे अधिक है और मृत्यु दर वहाँ पे कम है, जैसे अपने भारत में है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। या मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम है, तो वहाँ की जनसंख्या में अत्यधिक कमी होती है। ये अत्यधिक जो कमी या अत्यधिक बढ़ोतरी है ये इन्हीं के कारण होती है, मुख्यतः जन्म दर और मृत्यु दर। अब जन्म दर और मृत्यु दर इन कारकों पर ही निर्भर करती हैं कि वहाँ पे जैसे अब अपन ने अभी पढ़ा, जैसे केन्या का है कि वहाँ बच्चे जन्म तो लेते हैं लेकिन ये बाल आयु में ही वो मर जाते हैं।
कुछ बीमारियों के कारण। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वहाँ पे ये स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, इसलिए वृद्ध लोगों की संख्या वहाँ कम पाई जाती है। जितनी कम उम्र होगी उतने ही फिर उस देश में वृद्ध लोगों की संख्या कम पाई जाएगी। अब ये लेसन अपना हो गया है कंप्लीट। अब कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।